और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सांबा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक बेनामतोष के मार्गदर्शन में पुलिस ने एक और सफलता हासिल की। बनी बाबा मंदिर चोरी मामले, कदगल बरी ब्रह्मणा सहित 3 चोरी के मामलों को सुलझाया गया। 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की नकदी भी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनामतोष ने कहा कि कुल 116 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 6 महीनों में सांबा पुलिस ने 39 चोरी के मामलों को सुलझाया है और दर्ज सभी चोरी के मामलों को सुलझाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। एक और अहम खबर, नार्को टेररिज्म के सिलसिले में पुंछ में एसआईए ने छापेमारी की है। ड्रग डीलर रफी लाला की निशानदेही पर डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईए ने कई दुकानों और घरों में ये छापेमारी की। अधिकारियों ने दुकानों और मकानों के मालिकों से पूछताछ की, उनके मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए। पूरे अभियान की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। गौरतलब है कि नार्को टेररिज्म के आरोप में जेल में बंद रफी लाला के घर से सुरक्षा बलों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, ड्रग्स और हथियार बरामद किए हैं। एसआईए पिछले कई दिनों से रफी लाला से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद आज एसआईए रफी लाला को लेकर पुंछ पहुंची और आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। एसआईए ने इस कार्रवाई के दौरान न तो किसी को गिरफ्तार किया, न ही कोई सामग्री जब्त की। आज एक बार फिर एसआईए की तरफ से पुंछ में बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये गाड़ी जो निकल रही है, इसमें एसआईए की टीम आई है और ये टीम जो है इसने आज पुंछ के अंदर कई जगहों पर छापेमारी की है, क्योंकि नार्को टेररिज्म का जो बड़ा नार्को टेररिस्ट रफी लाला उसको साथ लाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है रफी लाला को एसआईए ने अपने रिमांड पे लिया था और आज उसको लेकर जो है एसआईए की टीम जो है एक डीएसपी रैंक की अधिकारी की अगुवाई में पुंछ पहुंची थी और सुबह से जो है कई इलाकों में जो है छापेमारी की है, कई जगह पर पूछताछ की है और आने वाले समय में कई लोग और जो है ऐसे हाथों जाएंगे। नार्को टेररिज्म को लेकर सरकार भी सख्त है और जितनी एजेंसियां चाहे एनआईए है, एसआईए है, वो भी काफी बड़ी कार्रवाई कर रही है और उसी के चलते आज पुलिस के अंदर कई स्थानों पर छापामारी करते हुए रफी लाला जी के नाम बताए थे, उनसे पूछताछ की गई है और आने वाले दिनों में उनसे और किस तरह की पूछताछ होती है, उनसे क्या बरामद होता है, आने वाले समय में बताया गया। एडीजीपी जम्मू जोन ने उधमपुर में अधिकारियों के साथ सुरक्षा एवं अपराध समीक्षा बैठक की। जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश सिंह ने डीपीओ उधमपुर में जघन्य अपराधों और स्वतंत्रता दिवस की व्यवस्था के लिए जिला उधमपुर के पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ सुरक्षा एवं अपराध समीक्षा बैठक की। यूएपीए और एनडीपीएस मामलों पर विशेष रूप से दवाओं की आपूर्ति की श्रृंखला में संबंधों का पता लगाने पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों में सावधानी पूर्वक वित्तीय जांच करने का निर्देश जारी किया। साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों की जांच और नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। एक और अहम खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर डीन छात्र कल्याण कार्यालय जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय सूक्ष्म समागम के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय प्रणाली पर बातचीत, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, एनईपी पर प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान और सेमिनार शामिल थे। इस कार्यक्रम के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन के संरक्षण में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में धरेजा पंचायत के लगभग 250 घर पीने के गंदे पानी के इस्तेमाल से यहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करने में नाकाम रहा है। इसका निर्माण 16 साल पहले किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार वो इस कारण का पता नहीं लगा पा रहे कि विभाग फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करने में आखिर विफल क्यों रहा। इसका निर्माण 2007 में पूरा हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार हो गए हैं, क्योंकि वो जल शक्ति विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए दूषित गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों और पीआरआई ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से सरकारी खजाने की लूट है और उसकी जांच की मांग की गई है।
2006 में मेरे पास डिपार्टमेंट पीएचई का आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप ज़मीन दे दो, हमने यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाना है जिससे गांव के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और गांव के लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ ना कुछ करो और रकबा दे दो, जिसकी वजह से हम साफ़ और सुथरा पानी पी सकें। तो 2006 में मैंने रकबा दे दिया, तो उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। 2007 में बिल्कुल वो तैयार हो गया। 17 साल इन लोगों ने हमारे से इतना गंदा मजाक किया हुआ है सर। 2006 में और 17 साल हो गए इसको हमारे साथ मजाक करते हुए। बिल्कुल गंदा पानी हमारे गांव के लोग पी रहे हैं। अब ये आज की डेट में नया बना रहे हैं, अब पता नहीं कितने 10 साल उसको भी लगेंगे बनाने में। तो जो हमारे लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, रोज़ लड़कियां बच्चे हमारे जो है बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी सर पीते हैं। मुझे अभी जो है आपके द्वारा ही पता चला है कि ऐसी बात है। मैंने अभी एक्शन से बात की है, डब्ल्यू से भी बात की है। उसमें हम देखेंगे कब बना है, कैसे बना है, और अगर फंक्शनल नहीं हुआ है तो क्यों नहीं फंक्शनल हुआ है। अभी उनकी तरफ से ये वर्जन आ रहा है कि शायद जो लैंड जिसने डोनेट की है वो कोई हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। तो उसको हम देखेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी। अगर लैंड ऑनर या थर्ड पार्टी या कोई भी मिसक्रेंट अगर उसमें कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको हम डील कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है फंक्शनल हो जाए, ताकि लोगों को साफ़ पानी पीने का जो दस्तयाब हो जाए। एक और अहम खबर शोपियां से, जहां के भाजपा जिलाध्यक्ष ने केलर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और विभिन्न प्रतिनिधियों से खास मुलाकात की। साथ ही भाजपा के विकासात्मक मुख्य कार्यक्रम पर चर्चा की गई। आपको बताएं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केलर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और यहां कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही भाजपा के मुख्य उत्सव पर चर्चा की गई। जनता की मांगों को भी गौर से सुना गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी को शीर्ष स्तर से जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुंचने के निर्देश मिले हैं, ताकि बीजेपी का मैनिफेस्टो हर व्यक्ति के सामने रखा जा सके और इससे जमीन पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मजबूती मिलेगी। खबर भदरवा से है, जहां 2 किलोमीटर दूर लेक व्यू रिजॉर्ट गाथा में डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने सैलानियों यानी पर्यटकों के लिए नौकायन सुविधा का उद्घाटन किया। इस बेहद खास मौके पर प्रसिद्ध रिजॉर्ट में मौजूद टूर ऑपरेटर्स और यहां मौजूद पर्यटकों ने इस अभ्यास को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आपको बताएं कि यहां पर आने वाले पर्यटक काफी लंबे समय से झील में नौकायन की गतिविधि की मांग कर रहे थे, जो कि 2020 में निलंबित होने से पहले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा करती थी। जो बोटिंग की है सबसे ज़्यादा कमी थी टूरिस्टों की, क्योंकि जितने भी बाहर से आते थे टूरिस्ट, उनके साथ बच्चे होते थे, बड़े होते थे, वो सबसे यही कहते थे कि भाई हमें बोटिंग करनी है। गेट पे जब भी एंट्री कराते थे सबसे पहले वो बोटिंग का ही पूछते थे कि भाई अंदर बोटिंग है कि नहीं है। इस चीज़ की जो बहुत कमी थी यहाँ पे फिश पॉन्ड में। तो अभी फ़िलहाल 4 बोटें मैंने लाई है, इंशाल्लाह 1-2 बोटें मैं और लाऊँगा। तो अब देखते हैं, अगर जितने भी टूरिस्ट आएंगे, मुझे लगता है बोटिंग को देख के अब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़ा हूँ, तो बेसिकली भदरवा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ की हमेशा कमी है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिसके कारण हम टूरिस्ट को एंगेज कर पाए। तो आज एक इनिशिएटिव जो कि यासिर ने, अगर हालांकि 3 साल पहले यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी लेकिन अभी सस्पेंडेड थी, तो अब जाके ये चीज़ अगर हो रही है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मैं मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से यासिर को और पूरे भदरवा के निवासियों को कि वो वेलकम करें टूरिस्ट को, एक तहे दिल से वेलकम करें ताकि वो यहाँ पे आए। ना डिमांड थी स्टेक होल्डर्स की कि बोटिंग शुरू हो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो सही। तो बोटिंग शुरू हो गई। छोटे बच्चे जब आते हैं तो अक्सर बड़ी सारी चीज़ें ढूंढते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे होते हुए ये कोशिशें जो थी एडीसी साहब की अथक मेहनत और इस बच्चे की जो मेहनत है वो रंग लाई। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टूरिस्ट हैं इस बोटिंग की वजह से गाठा पार्क में ज़्यादा आएंगे। समग्र शिक्षा जम्मू और कश्मीर के तहत शिक्षा विभाग शोपियां द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एक मेगा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लाभार्थियों के बीच व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, सीपी चेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर का उद्घाटन मुख्य शिक्षा अधिकारी शोपियां मुश्ताक अहमद ने किया। शिविर में दर्जनों दिव्यांग बच्चों को जरूरतमंद किट्स
प्रदान किए गए। शिविर का उद्देश्य इन विशेष योग्यजन बच्चों को ये एहसास दिलाना था कि प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग भी इनके साथ है। इनके अधिकारों की रक्षा और इन्हें एकता का एहसास दिलाने के लिए भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस मौके पर इन दिव्यांग लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बेहद शुक्रिया भी अदा किया। जिस किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी की है तो वो हम इन बच्चों को दे के तो ताकि ये हमें नॉर्मल स्ट्रीम में रहें बच्चे और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ये ताकि कोई बच्चा महसूस ये ना कर सके, हमारी तरफ से यही इनके लिए सहायता है कि ताकि ये बराबर हमारे स्कूलों के साथ जुड़े रहें, पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि आज यहाँ पेरेंट्स भी इनके साथ आए ताकि ये भी सुन के जाएँ और देख के जाएँ कि हमारे लिए भी कोई कहीं ख्याल रखा जा रहा है और हम हमारे बच्चों का बेहतरी आने वाले दौर के लिए सोची जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। भी बच्चे हमारे पास आए हैं सर, तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट शोपियां में वी हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 600 स्टूडेंट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, जो डिफरेंट स्कूलों में एडमिट हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूलों में है, और हमारे पास जितने भी नेवर एनरोल्ड बच्चे थे या ड्रॉप आउट थे, ठीक है, तो उनको भी हमने एडमिट करने की कोशिश की है। तो ये जो एडिशनल अप्लायंसेस यहाँ पे देख रहे हैं, इसका देने का मकसद ये नहीं है कि ये ले जाएं और घर पे रखें। तो मेन मकसद इसका है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हील चेयर देते हैं। ये व्हील चेयर का मकसद है कि वही इस बच्चे को वो सपोर्ट दे पाए ताकि वो नॉर्मल स्कूल में आके तालीम हासिल कर सके। इसके एडिशनल अप्लायंस के बगैर भी हम आपको बताना चाहेंगे, इसके बगैर जो बच्चे हमारे पास हैं उनको हम डिफरेंट जो अलाउंस आते हैं, जैसे कि स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स आता है, इसी तरह से स्कॉलरशिप आती है या रीडर अलाउंस आती है, एस्कॉर्ट अलाउंस आती है, वो इन बच्चों को बाज़ाब्ता डायरेक्ट उनके अकाउंटों में हम ट्रांसफर करते हैं सर। ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। यौम आशूरा में आज पुलवामा जिले के वखरवन इलाके में भी अलम शरीफ निकाला गया। इमामबाड़ा वखरवन से आशूरा का ये जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में अज़दार शामिल रहे। इस मौके पर डिप्टी डीडीसी चेयरमैन पुलवामा और एनसीयूआर नेता मुख्तार अहमद भी मौजूद रहे। करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में आज मेढर के संगाला चौक में मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस अज़ा में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी की, जिसमें नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने शिरकत करके वालिहाना अकीदत का इजहार किया। इसके बाद अज़ादारी का ये जुलूस वापस इमामबाड़ा संगला चौक के अहाते में पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुआ और जुलूस से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने वाक़या करबला को याद करते हुए कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद की जाएगी। इससे बातिल ताकतों को ये पैगाम मिलता है कि राह हक पर चलने वाले कभी भी जालिम कुव्वतों के सामने झुक नहीं सकते, बल्कि वो सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। शुहदाए करबला और असीरान करबला की याद में अज़ादारों ने सीना जनी और नोहा ख्वानी की। यजीद चाहता था कि हुसैन से जंग करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मुमकिन कोशिश की कि जंग का नाम ना आए, लेकिन जब वो माना ही नहीं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुकाबला किया। इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियाँ पेश की। इमाम हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान किया, सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि अल्लाह की जो मखलूक है वो सब एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सुन्नी, शिया, इन सब के लिए पैगाम दिया कि सब एक हैं। आज यौम आशूरा के मौके पर शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस अज़ा बरामद हुए। मलाबोचन से सुबह सवेरे जुलजना बरामद हुआ। इस जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस मागाम मार्केट से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में इख्ताम पजीर हुआ। पुंछ में भी शिया समुदाय की ओर से 10वें मुहर्रम पर करबला के मैदान में शहीद होने वाले इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद में आशूरा का जुलूस निकाला गया और इसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों के साथ साथ हिंदू एवं सिख समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिया समुदाय के लोगों के लिए जुलूस में भाग लेने वाले तमाम लोगों के लिए जगह जगह सबीलें लगाई,
पीने के पानी का इंतजाम किया गया। खाने पीने की वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। दोपहर को नगर के मोहल्ला सराय स्थित तकिया पहलवान स्वास्थ्य शिया समुदाय द्वारा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जो कि नगर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ देर शाम इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म हुआ। जी, हमने यहाँ पर आकर बहुत अच्छी भाईचारे की नज़ीर और मिसाल देखी है। पूंछ में सारे मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमने इससे पहले 7 मुहर्रम के जुलूस में भी देखा और आज भी देखा कि जुलूस निकालने वाले शिया हजरात थे, मगर जुलूस में हिंदू भाई भी साथ साथ पानी पिला रहे थे, सिख भाई भी थे, ईसाई भाई भी थे। हर मज़हब के लोग हर तरीके से इस इमाम हुसैन के जुलूस में कोऑपरेट कर रहे थे। आज हम जाफरिया पुंछ के ज़ेर एहतमाम जुलूस आशूरा जो है तकिया सैयद पहलवान शाह साहब से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह आलिया में इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी जो है फ़लसफ़ाए शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ करबला के जो 72 शोहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए न कि सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर समुदाय जिसमें हमारे हिंदू बरादरी के उसमें हमारे हुसैनी ब्राह्मण हैं और उसके अलावा सिख समुदाय के लोगों ने इसमें शमूलियत। और वहीं यौम आशूरा के मौके पर गुलगाम के शाहू शजन देवसर इलाके में खून के अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन खान ने खून का अतिया पेश किया और कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया है, जबकि वाक़या करबला पूरी दुनिया के लिए एक दरस है। उन्होंने तमाम लोगों को तालीमात पर अमल पैरा होने की हिदायत की। मुहर्रम के दिन आज जो हमने यहाँ पे शाहू दूसर में रक्तदान दिया है, ये रक्तदान कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी कुर्बान हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस तरह शहादत पाई है, शहादत दी है, तो ये एक मिसाल है। 10 मुहर्रम के दिन ही कयामत बर्पा होनी है। 10 मुहर्रम के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को तौबा मिला है और 10 मुहर्रम के दिन ही हजरत ईसा पैदा हुए हैं। 10 मुहर्रम के दिन ही फिराउन पानी में गरक गए। मतलब 10 मुहर्रम वो दिन है जिस दिन से बहुत सारे कैदी भी रिलीज हुए। उस समय बहुत सारे जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उसका बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, काफी अरसे के बाद उनके बीच मुलाकात भी हुआ। संगा संकु और ताइसुरु ब्लॉक में यौम आशूरा पूरे मजहबी जोश और अकीदत के साथ मनाया गया। मातमी जुलूस बरामद किए गए। इस सिलसिले में मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में अज़ादारी के जुलूस जुलजना अलम हुसैन के साथ निकाला गया। अज़ादार नोहा ख्वानी और सीना जनी करते हुए इमाम बारगाह की तरफ रवाना हुए और इज्तिमा से खिताब करते हुए उलमा कराम ने करबला के सानहे को बयान किया। आज रोज़ आशूरा है। आज अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में दर्स आज़ादगी दिया था, अब्दुल्लाह हुसैन ने जो तमाम दुनिया को एक जीने का जो सलीक़ा सिखाया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इब्न ज़ियात मलऊन के जो लश्कर से खिताब होकर फरमाया, आया तुमने मुझे एक ज़िल्लत और इज़्ज़त की ज़िंदगी के दरमियान ला खड़ा किया है और मैं कभी ज़िल्लत की ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में क़याम किया यजीद के ख़िलाफ़ और एक इस्तिकबार जहानी के ख़िलाफ़ क़याम किया था। ये लोग चाहते थे कि अब अब्दुल्लाह हुसैन को इनके मिशन को मिटाया जाए और इनके जो हक़ के लिए इन्होंने जो क़याम किया था, इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ जो क़याम किया था, इन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ इमाम ने जो क़याम किया था, उनको मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम तर चीज़ों को क़ुरबान किया इस राह में, हत्ता अपनी जान और माल और नामूस को क़ुरबान करके इनको ये पैगाम दिया कि हम कभी भी ज़िल्लत की ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आज भी हम आशूरा की सब जमा होकर इस आज़ादारी के साथ दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा हक़ का साथ देंगे।
और अब खबर हिमाचल से है, जहां ऊना में भाजपा नेता और कार्यकर्ता माफिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपना रोष रैली भी निकाली। यहां विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सतपाल सत्ती ने कहा कि पिछले 7 महीने में कुल 7 तरह के माफिया का प्रदेश में बोलबाला रहा है। हालत यह है कि सट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, दवाई माफिया, गुंडा माफिया, तबादला माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के लोग कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऊना के अंदर जो पुलिस को बंधक बनाया गया, उसमें कौन कौन दोषी है और किन किन पुलिस वालों को बंधक बनाया गया, उन सब के नाम उजागर करें। और जिस व्यक्ति ने वहां से खड़े होकर के दुकान के बाहर से फ़ोन किया कि पुलिस वाले ऐसे लोग आ गए हैं, उन्होंने हमारे दुकान को घेर लिया है और दुकान के अंदर घुस गए हैं, अब हम क्या करें, उस व्यक्ति को पकड़ करके उसके फ़ोन को खंगाला जाए कि उसने किस लीडर से बातचीत की उस समय, कौन वो व्यक्ति है जिसने उसको प्रेरित किया कि आप शटर बंद कर दो और लोगों को अंदर, पुलिस के लोगों को अंदर बंधक बना लो। ये हमारा निवेदन है और हमारा आरोप भी है कि नेताओं और पुलिस के संरक्षण में जो सारी गुंडागर्दी चल रही है, उसके विरोध में आज हमने धरना दिया है और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक नागरिक की तरह काम करेगी। क्या आपने कभी किसी चित्रकार को सिर्फ एक बाल से पेंटिंग बनाते हुए देखा है? और वो भी कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं, बल्कि बहुत बड़ी, भव्य और बेहद सुंदर पेंटिंग। एक बाल से ये कमाल करने वाले चित्रकार है मुकेश थापा, जो पेंटिंग की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स कायम कर चुके हैं। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्मशाला के एक छोटे से कमरे में दुनिया की कई उम्दा पेंटिंग्स देखकर आप दंग रह जाएंगे और उससे भी ज्यादा हैरान तब रह जाएंगे जब चित्रकार के हाथ में सिर्फ एक बाल वाला ब्रश दिखेगा। देखिए कैसे सिर्फ दाढ़ी के एक बाल से कैनवस पर एक चित्रकार ने अपना पोर्ट्रेट बनाकर पूरी दुनिया को चौंका डाला, जिनका नाम है मुकेश थापा। जो दाढ़ी से बाल से बना जो पेंटिंग था, उसका एक अलग कंसेप्ट था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से कार्य कर रहा था, तो मेरे हाथ में कमांड आ चुकी थी, तो मैं कुछ यूनिक करना चाहता था ताकि दुनिया का ध्यान आपकी तरफ आए। तो मैंने सिर्फ एक बाल से पेंटिंग बनाने का ठान लिया, जिसमें मैंने दिन रात 6 साल तक इसकी प्रैक्टिस की और इसको मैंने 1 साल में तैयार किया। तो इस पेंटिंग को बनाने में मेरे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी पेंटिंग मेरी डिस्ट्रॉय है, काफ़ी बाल डिस्ट्रॉय है, पर फाइनली मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया और उसका ध्यान पूरी दुनिया की तरफ आया। हैरानी की बात यह है कि मुकेश थापा ने ये हुनर किसी से सीखा नहीं, बल्कि बचपन में ड्राइंग का जो शौक चढ़ा, उसे खुद तराशते और निखारते हुए इस मुकाम तक जा पहुँचे कि आज उनके नाम दुनिया के कई रिकॉर्ड्स हैं। करीब 1000 पेंटिंग्स बनाकर ही वो अब तक सैकड़ों अवार्ड्स के साथ 23 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मेरे नेशनल में पेंटिंग नॉमिनेट हो चुकी है शिमला में ललित कला अकेडमी की तरफ से। नेशनल रिकॉर्ड जो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और नेशनल कैंप में एक अटेंड कर चुका हूँ ललित कला अकेडमी की तरफ से नगर कुल्लू में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसी तरह, मतलब जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फिर अपनी पेंटिंग भेजनी शुरू की। उसमें मेरे को 23 अवार्ड अमेरिका से मिले और 3 एग्जीबिशन लग चुकी है, तो 23 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हैं और इस बीच कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मेरे पास हैं। धर्मशाला के रहने वाले मुकेश थापा ने अपने नाम से धर्मशाला में एक आर्ट गैलरी खोल रखी है, जहां देश विदेश से लोग उनकी पेंटिंग्स देखने के लिए पहुंचते हैं। दुनिया के कई देशों में इनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लग चुकी है, लेकिन इन्हें मलाल है तो इस बात का कि सरकार इन पेंटिंग्स की अहमियत नहीं समझती। देश की प्रॉपर्टी है, तो इसमें सरकार का फर्ज बनता है कि इस प्रॉपर्टी को बचाया जाए। जैसे सिंगल लेयर पेंटिंग जो वर्ल्ड में एक ही है, और जैसे फॉरेन में एक मोनालिसा पेंटिंग को इसमें जैसे प्रमोट किया जाता है, वैसे इस पेंटिंग को प्रमोट किया जाए तो हमारा देश का नाम काफ़ी आगे होगा और वो पेंटिंग के लिए काफ़ी लोग बाहर से आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है। वैसे वक्त में जब सरकार कांगड़ा को हिमाचल का टूरिज्म कैपिटल बनाने की कोशिशों में जुटी है, अगर वो मुकेश थापा जैसे कलाकार की पेंटिंग्स को प्रमोट करे तो उससे सरकार के मकसद को नया आयाम मिल सकता है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी